एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज पढ़ते हैं निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आइए इसका वाचन करते हैं। यह निबंध आपके नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और आपका जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर है UPHESC उसमें भी लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वह दोनों दृष्टियों से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, यानी कि फिर बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं। आखिर मतलब कि काट दिए फिर बढ़ गया, काट दिए फिर बढ़ गया। तो जो ऐसी हरकतें करता है कि एक बार मना करने के बावजूद नहीं मानता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेहया। तो उस वही लेखक कर रहे हैं कि आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं। नाखून मतलब कुछ लाख ही वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था उन दिनों उन्हें जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पहले की बातें बता रहे हैं कि ये सब तो ज़रूरी थी समय के हिसाब से। उस समय मतलब कुछ नहीं था तो यही हथियार का काम करते थे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र मतलब एग्जाम्पल भी बीच बीच में दे रहे हैं। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही वस्त्र थे। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले, ये सब वो गोजी वोजी मतलब उसका बना लिए तोड़ के। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे। शस्त्र मतलब कि जो हाथ में लेके मारा जाता है, और अस्त्र मतलब कि जो फेंक के मारा जाता है। तो थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। तो यहाँ से यदि पूछा जाए कि किसके पास लोहे के अस्त्र थे, तो मनुष्यों के राजा के पास। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। तो आर्यों के पास दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, यानी ये सब लोग हार गए। इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कौन सा पूछा जाएगा कि इसमें किसके हारने की बात नहीं की गई है। तो सुपर्ण है, यक्ष है, गंधर्व है, असुर है, राक्षस है, ये सबका जिक्र हुआ है। 1 2 3 4 5 लोगों का। इतिहास आगे बढ़ा। आगे देखते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब यह एक क्वेश्चन से लेखक के मन में यह सब बातें उठी हैं, उसी को निबंध के रूप में किए हैं कि आखिर नाखून भी तो
पहले इसका क्या काम था, अब हम लोग काटते हैं। काम नहीं है तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, तो उसी के हिसाब से लेखक वर्तमान चीज़ों को भी जोड़ रहा है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंती वाले जीव हो, पशु के साथ ही एक सतह पर विचरने वाले और चरने वाले हैं। ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, समय के हिसाब से उस समय नाखून बढ़ाना अच्छा था। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटा जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मतलब यह है ना, वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। कौन? नाखून। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य नहीं है, यह उसे असह्य है। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है, भले ही नाखून काट दें। लेखक बता रहे हैं मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार हिरोशिमा जो नागासाकी जापान में हुआ था, अमेरिका ने जो बम गिराया था जापान पे 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो वहीं का जिक्र है। तो पूछा जाए आपको फंसाने के लिए दे सकता है हिरोशिमा नागासाकी, तो हिरोशिमा याद रखिए। हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मतलब एक बार हो गया है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के काम सूत्र से पता चलता है, वात्सायन के काम सूत्र का भी जिक्र आया है, जिसमें इसमें मतलब कि सेक्स से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं पॉजिटिव रूप से, उसके चीज़ों को मतलब कि कैसे एक अच्छी चीज़ों को उसमें अपने अनुसार, मतलब हर चीज़ की किताबें होती हैं, इस प्रकार से वह भी किताबें होती हैं। इसमें सामान्य से ही बात है, जैसे हमें अन्य चीज़ को सामान्य देखते हैं, इसको भी सामान्य देखना चाहिए। आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था, जम के संवारता था, ऐसा इसमें लिखा है। पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में, तो बता देंगे। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, यह सब है उसमें बताई गई हैं। विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। लेखक इस पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। उनको सिकथक यानी कि मोम पूछा जा सकता है। सिकथक का क्या अर्थ है? सिकथक का क्या अर्थ है? तो मोम। और अलकतक, अलतक, अलकतक मतलब ऐसे यदि आराम से बोला जाए तो अलकतक, तो इसमें मतलब आलता को कहा गया है। तो दोनों का अर्थ जरूर याद रखिए, ठीक है। अलग तक भी कर सकते हैं, अलग तक जैसे कि आप जैसे पढ़ें तो सिकथक और अलग तक का मतलब आलता, सिकथक का मतलब मोम, यह दोनों इंपॉर्टेंट है। से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग, किसका जिक्र आया है? गौड़ देश के। पूरा वाक्य पढ़े पहले। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो कौन कौन किस देश के लोग बड़े बड़े नखों यानी नाखून को पसंद करते थे? तो गौड़ देश। और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, जो भारत के दक्षिण के लोग हैं वह छोटे नख, और गौड़ लोग बड़े बड़े नखों को यानी नाखून को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश भी है और काल भी है, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों, यहाँ से तो प्रश्न नेट में आ भी चुका है, अभी इसी एग्ज़ाम में दिसंबर वाले में, यानी कब 8 जनवरी 2025 को पूछा गया था कि किस वैज्ञानिकों का मत है, तो प्राणी विज्ञानियों का।
तो अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। यानी कि ये सब अपने आप होते हैं। नाखून भी अपने आप बढ़ता है, बाल भी अपने आप बढ़ते हैं, दांत तो बार बार नहीं आता लेकिन दोबारा आता है, पलक अपने आप गिरती रहती हैं। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियाँ को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है, मनुष्यता की विरोधनी है, यहाँ पे कह रहे हैं लेखक। मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? यानी जैसे कि आप जानते हैं कि विद्वानों के द्वारा कहा गया है और आचार्य शुक्ल भी ने कहा है कि निबंध गद्य की कसौटी है। पद्य की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन है और गद्य में भी निबंध लिखना कठिन है। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि निबंध गद्य की कसौटी है। पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया हो। लेखक करें, उनसे प्रश्न पूछा गया तो लेखक इतना सोच लिए हैं कि मानो यह प्रश्न मनुष्य जाति से ही किया गया है, मनुष्य जाति से ही पूछ लिया है। किसने? लेखक की निर्बोध बालिका ने। यानी अभी उसको उतना बोध नहीं है, उतना जानकार नहीं है, लेकिन पूछ ली। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। तो एक तरीके से कहा ही जा सकता है वह भी तो पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीन दिवस की चर्चा कर रहे थे। यानी कि अपने अधीन, अपने अधीन। पहले उनके अधीन थे, फिर अपने अधीन हो गए। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। तो वही लेखक इस पे भी सवाल थोड़ा सा उठा रहे हैं, इसकी बारीकी पे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता। अनधीन यानी किसी के अधीन नहीं है, और यानी स्वतंत्र हैं या किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, तो उसका सही अर्थ तो हुआ नहीं। तो वही लेखक करे, पहले दूसरे के अधीन थे, अब अपने अधीन है तो अधीन ही, यानी स्वतंत्र नहीं हुए। मतलब पहले दूसरा कोई हम नियंत्रण करता था, अब हम अपने पे खुद नियंत्रण करते हैं। तो क्या हम ऐसे शब्द को अनअधीनता कह सकते थे, अनधीनता कह सकते थे? अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यानी कि हाँ, जब इसको स्वाधीनता दिवस कहते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस की जगह सेल्फ डिपेंडेंस कहना चाहिए। लेखक का बहुत ही तर्क विचार है यहाँ पे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसके अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य है। यानी कि बंधन तो है, भले ही स्व का हो। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति, फिर से मतलब प्राणी विज्ञानी बार बार पूछा गया, बार बार। इसको याद रखिए, किसकी बात? प्राणी विज्ञानी, प्राणी वैज्ञानिक या विज्ञानी। फिर याद आती है सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए।
हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नवसिखिए नहीं हैं, नवसिखुए नहीं हैं, यानी नए नए सीखने वाले, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर और अच्छे छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है सीखने की दृष्टि से। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में जो नए नए खोज हो रहे हैं, चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास का भी जिक्र आया है इसमें, याद रखें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। जो सब नई चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ तो खराब नहीं है। जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिली उसको हमें लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। जो और पुरानी सभी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती। कालिदास पुरानी सभी चीज़ें अच्छी नहीं है, समय के साथ बदलती रहती है, कुछ ख़राब हो जाती, कुछ यूज नहीं रहती। तो वही कह रहे हैं कि यह किसने कहा था? कालिदास ने। इस निबंध के अनुसार, नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार कालिदास ने कहा था पुरानी सब चीज़ें अच्छे नहीं होती और नए सब खराब ही नहीं होते, खराब भी नहीं होते। मतलब भले लोग दोनों की जांच कर भले लोग जो अच्छे लोग हैं, जो हितकर लोग हैं, वह क्या करते हैं? दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होता है, जो हितकारी होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोग उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं कि यह अच्छा वह अच्छा। आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो हमें सोच समझ के तर्क के साथ करना चाहिए। सब कुछ खराब या सब कुछ अच्छा नहीं होता। पुराना सब कुछ अच्छा नहीं और नया सब कुछ खराब भी नहीं। नए में भी कुछ अच्छा कुछ खराब, पुराने में भी कुछ अच्छा खराब। हमें अपने दिमाग का यूज करते हुए जो अच्छा लगे हमारे हिसाब से उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, बस किसी की बात सुन के नहीं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था नेट में 8 जनवरी 2025 को। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। यह पूछा गया था पंक्ति देकर कि यहाँ पे यह किस निबंध से है, किस रचना से है। ठीक, तो लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं था। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के। यानी मनुष्य का खाना की बात की जाए और सोने की बात की जाए तो पशुओं की तरह ही तो है लगभग, मतलब वैसा ही है। लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। क्यों? मनुष्य पशु से भिन्न क्यों है? पशु भी खाता है सोता है, मनुष्य भी खाते हैं सोते हैं, तो भिन्न क्यों है? उसमें संयम है इसलिए भिन्न है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है इसलिए भिन्न है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ठीक है, श्रद्धा मतलब कि विश्वास रखना, भरोसा रखना, समझना चीज़ों को, प्रेम रखना। एक से ज़्यादा लोगों पे हम प्रेम रखते हैं तो क्या होता है? श्रद्धा, और उसमें कोई बंधन नहीं होता है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठ, मतलब यह भी पूछा जा सकता है कहाँ से है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच, यानी अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य के मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उससे यही है, यानी मूल उद्देश्य यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि, मतलब यह याद रखिए कि दे सकता है कि कहाँ से है, तो यह आपका कहाँ से है, यह आपका है कहाँ से, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। यह भी सही है, लेकिन दूसरी बात भी सही है। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने कहा था, तो बूढ़ा ने। मतलब फंसा भी सकता है, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, बूढ़ा आदमी, नया आदमी, नेता, ऑप्शन में देके फंसा सकता है। तो याद रखिए बूढ़ा आदमी। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ। बूढ़ा आदमी ने क्या कहा, बाहर नहीं भीतर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। उसका कहना इसलिए सही था कि यदि यह सभी लोग सोचने लगेंगे, सभी देश सोचने लगेंगे, तो इतने औजार, हथियार, बम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, सब अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। मारकाट इसलिए मची है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। तो यह भी बात सही है। जैसे इस प्रकार में इस समय भी आप जो युद्ध देखते हैं, चाहे इजराइल का हो, ठीक है, रूस इजराइल ये सब वाला, जो आपका रूस इजराइल फिलिस्तीन अमेरिका, मतलब कि एक तरीके से तो दो ही देश लड़ते हैं, लेकिन पीछे तो बड़े बड़े देशों का हाथ भी रहता है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। बूढ़े के माध्यम से लेखक ही कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, यानी मरने वाले अस्त्रों का। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मतलब यह क्या इन्होंने बताया, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना
मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगी, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु आगे लेखक कर रहे हैं, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उसे स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, लास्ट पंक्ति को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लास्ट पंक्ति का मतलब लास्ट पैराग्राफ का। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है, मतलब इन सब चीज़ों से पा भी सकता है जिससे कि वह आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है कि उस ऐसे वस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ भले ही पा ले, लेकिन अंदर से तो उसको वह सुकून नहीं मिलेगा। परंतु मनुष्य की चरितार्थता कहाँ पे है? सफलता यह हो गई जो कि झूठा लेखक बता रहा है, इस प्रकार से जो हम पाते हैं भले ही लोगों को दिखे, लेकिन यदि चरितार्थता, यदि हमें आपस में प्रेम है, मैत्री है, त्याग है, मिलजुल के रहने की भावना है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है, तो उसमें चरितार्थता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। ठीक है, नाखून का बढ़ना जिसको कि आज के युग में अस्त्र शस्त्रों से लेखक ने तुलना की है। जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना। सफलता और चरितार्थता में अंतर आपने समझ ही लिया। चरितार्थता में ये सब है, लेकिन ये क्या है, जो नाखून की वृत्तियां हैं, अंध सहजात वृत्ति है जो स्वयं बढ़ती हैं, उसमें वह तो सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो ऐसे यदि हम इन चीज़ों को काट दें, मतलब ये तो नाखून का सांकेतिक प्रयोग किया गया है। जो मनुष्य को मन स्थिति में ऐसा चीज़ आई है और दिनों दिन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से जो घृणा वैमनस्य सब बढ़ रहा है, उसको काट देना, उसको काट देना, उन चीज़ों को काट देना क्या है, वह क्या है, उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह लेखक अंत में कहते हैं कि वह ज़रूर उसे काटता रहेगा। जो भी मनुष्य के अंदर कुरीतियाँ रह जाएंगी, जो घृणा के भाव हैं, वह ज़रूर उसे दूर करता रहेगा, ऐसा लेखक ने अंत में कहा है। तो यह निबंध यहाँ पे आपके सामने समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।